नमस्कार दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 40 लेकर आए हैं, जो अपने KGMU UPPSC एम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो अपना KGMU का जो एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को होने वाला है दोस्तों। और पहले यह एग्ज़ाम CBT था, अब इस एग्ज़ाम को OMR कर दिया गया है। आपको OMR सीट के द्वारा ऑफलाइन इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। द पीपल्स ऑफ ए चाइल्ड विद ए हेड इंजरी आर डायलेटेड एंड रिएक्ट स्लूगली, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक बच्चे को हेड इंजरी हो गई है और पीपल डायलेटेड हो गए हैं, और रिएक्ट, पीपल डायलेटेड होने के बाद रिएक्ट स्लूगिशी, रिएक्ट स्लूगिशली का मतलब होता है दोस्तों कि पीपल्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होना आँखों का, यानी पीपल डायलेटेड भी हैं और कोई मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये किसका कारण है दोस्तों? ये किस वजह से हो रहा है? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। रिएक्ट स्लूगिशली का मतलब होता है दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देखने को मिल रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? राइट आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, डैमेज टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अगर पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, अगर पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो पीपल्स डायलेटेड के डायलेटेड ही रहेंगे। और अगर डैमेज टू द सिम्पैथेटिक सिस्टम की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि डायलेशन का काम करवाता है ये। और अगर डैमेज टू द डायनसेफेलॉन की बात की जाती है तो दोस्तों ये एक ब्रेन का पार्ट होता है, इसमें पीपल्स का कोई लेना देना नहीं होता है। बारबिचुरेट ओवरडोज होती है दोस्तों, ये एक बेंजा नाम की ड्रग्स आती हैं जिसमें लाम पाम जाम आती है दोस्तों, उनकी ओवरडोज को हम बारबिचुरेट बोलते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, डैमेज टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ए क्लाइंट हैज़ बीन गिवन द ड्रग न्यूलेस्टा पैगफिलगैस्ट्रिन, विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट दैट द ड्रग इज प्रोड्यूसिंग द डिजायर इफेक्ट। नेलुस्टा नाम की जो ड्रग है दोस्तों, उसको मार्केट में किस नाम से अवेलेबल मिलती है दोस्तों? पैगफिलगैस्ट्रिन। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज है जो नेलुस्टा नाम की दवाई ले रहा है, ड्रग ले रहा है, तो दिए गए ऑप्शन को देखते हुए, लेबोरेटरी वैल्यू को देखते हुए, जो आपके सामने वैल्यू दी गई है उसमें लेबोरेटरी वैल्यू को देखते हुए दिए गए ऑप्शन में नेलुस्टा ड्रग के बारे में आपको क्या पता चलेगा कि इस ड्रग का इफेक्ट पेशेंट पर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मकसद है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो नेलुस्टा नाम की जो ड्रग होती है वो कहाँ पर यूज होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। ये है क्वेश्चन का मेन मकसद पूछने का दोस्तों। एक पेशेंट है जो नेलुस्टा नाम की ड्रग ले रहा है और उस पेशेंट पर वो ड्रग का कितना इफेक्ट देखने को मिला है, ये पूछा दोस्तों कि मतलब वो ड्रग अपना अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, ये आप कैसे पता करोगे। यहाँ पर दोस्तों हीमोग्लोबिन 13.5 ग्राम, यहाँ पर दोस्तों टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हीमोग्लोबिन है 13.5 और जो WBC काउंट है वो है 6000, प्लेटलेट है दोस्तों 3 लाख, HCT है 39%। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शन ही आपको सही लगेंगे, क्योंकि प्लेटलेट भी ठीक है, WBC भी ठीक है, हीमोग्लोबिन 13.5 भी ठीक है, HCT भी लगभग समथिंग ठीक है 39%। तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो राइट आंसर लगभग सभी बच्चे वही देते हैं कि जो वैल्यू ऊपर या नीचे मिलती है, यानी नॉर्मल वैल्यू से अलग मिलती है, वो राइट आंसर बनता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर वो नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। नेलुस्टा नाम की जो ड्रग होती है
वो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, नेलुस्टा नाम की ड्रग हमेशा ल्यूकेमिया के पेशेंट को दी जाती है। और ल्यूकेमिया में पेशेंट को क्या दी जाती है, WBC काउंट को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर WBC काउंट आपको कितने दिख रहे हैं, 6000। इसका मतलब ड्रग का इफेक्ट अच्छा आ रहा है, यानी उस ड्रग का इफेक्ट बिल्कुल अच्छा मिल रहा है। 6000 अगर WBC देखने को मिली है तो इसका मतलब नेलुस्टा नाम की ड्रग है वो अपना अच्छा इफेक्ट दिखा रही है पेशेंट के ऊपर। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एमनियोटिक फ्लूइड के सारे फंक्शन हैं दिए गए ऑप्शन में। एमनियोटिक फ्लूइड के जो फंक्शन है वो बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन गलत है। वो कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड को देखते हुए दोस्तों? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपके सामने? यहाँ पर दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात की जाती है, कुशी ऑनिंग इफेक्ट टू द फीटस, इसका मतलब होता है दोस्तों कि माँ के पेट पर अगर थोड़ा सा पंच कर दें तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है दोस्तों जो कुशी ऑइंग का इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, अगर जैसे माँ का जो पेट है जिसके अंदर बेबी है और उस पर अगर थोड़ा सा अगर हल्का सा आप पंच कर दो तो क्या होगा दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे तक नुकसान पहुंचने नहीं देगा, एमनियोटिक फ्लूइड फैल जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत, मतलब बिल्कुल राइट है, ऑप्शन के हिसाब से गलत है। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन में आता है दोस्तों ये। अगर यहाँ पर बात की जाती है प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, प्रोमोट डेवलपमेंट फीटस का मतलब होता है दोस्तों कि ये बच्चे को डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। और अगर बात की जाए मेंटेन इवन टेम्परेचर फॉर द फीटस, ये तो मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया दोस्तों, ये बच्चे के फीटस के टेम्परेचर को भी मेंटेन करवाता है। और अगर यहाँ पर बात की जाती है दोस्तों इम्प्रूव यूरिन आउटपुट, इसमें यूरिन आउटपुट का कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड का यूरिन आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों। पैथोलॉजिकल रिसेप्शन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो सामने वाले के बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, यानी कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति है दोस्तों जो सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? इकोलोलिया, एनकोप्रेसिस, एनुरेसिस, इकोप्रेक्सिया। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। अगर इकोलोलिया की बात की जाती है दोस्तों, इकोलोलिया का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन करना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, आप भी बोल रहे हो कि आपका नाम क्या है, वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन, इसको बोलते हैं इकोलोलिया। तो ये बिहेवियर में नहीं आता दोस्तों। और अगर एनकोप्रेसिस की बात की जाती है तो एनकोप्रेसिस का मतलब होता है दोस्तों कि ये 5 साल से बच्चे के ऊपर में देखने को मिलता है। जो 5 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है दोस्तों उस वो अगर सोते सोते स्टूल पास कर देता है उसको हम बोलते हैं एनकोप्रेसिस। और अगर एनुरेसिस की बात की जाती है तो इसमें भी 5 ईयर से ऊपर होता है दोस्तों। इसमें 5 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है वो अगर सोते सोते टाइम बाथरूम कर देता है, यूरिन पास कर देता है, उसको हम एनुरेसिस बोलते हैं। और इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है दोस्तों मूवमेंट की कॉपी करना, बिहेवियर वही मूवमेंट में आता है दोस्तों, यानी मूवमेंट की बिल्कुल कॉपी कर रहा है वो। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, TOF, पोजीशन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक
टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट यानी TOF का जो पेशेंट है उसको आप कौन सी पोजीशन में रखोगे। एक बच्चा है जो टॉफ यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का है, उसको आप किस कंडीशन में रखोगे। टॉफ का मतलब होता है दोस्तों ये एक साइनोटिक डिजीज है और इसमें आपको हार्ट किस शेप में देखने को मिलता है। एग्जामिनर एक चीज़ और पूछ सकता है दोस्तों, ये कौन सी डिजीज में काउंट होता है दोस्तों, ये साइनोटिक डिजीज में काउंट होता है। और अगर पूछ ले कि इसमें हार्ट किस शेप में देखने को मिलेगा, तो इसमें हार्ट आपको देखने मिलेगा बूट शेप में आपको हार्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसमें आप पेशेंट को कौन सी कंडीशन में रखोगे, कौन सी पोजीशन में रखोगे सॉरी, तो इस में TOF के पेशेंट को आप स्क्वैटिंग पोजीशन में रखोगे। स्क्वैटिंग पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों नी चेस्ट पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब उल्टा कर देना। लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों आगे की तरफ झुकाना। और सुपाइन का मतलब होता है दोस्तों सीधा लेटा देना। तो इसलिए जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का जो पेशेंट होता है उसको आप पोजीशन दोगे नी चेस्ट पोजीशन। एग्जामिनर आपको यहाँ पर ऑप्शन चेंज भी कर सकता है दोस्तों, स्क्वैटिंग पोजीशन की बजाय आपको नी चेस्ट पोजीशन भी दे सकता है। तो दोनों एक ही बात है दोस्तों, स्क्वैटिंग पोजीशन और नी चेस्ट पोजीशन। राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ड्यूरिंग एन आई असेसमेंट ए पेशेंट कंप्लेन्स दैट ए कर्टेन सीम्स टू बी कमिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ माई आई। द कंप्लेंट सजेस्ट विच कंडीशन। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेशेंट बोल रहा है कि मैंने किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखा तो मेरे को लगा कि मेरे आंखों के सामने पर्दे से गिर रहे हैं। यानी एक पेशेंट बोल रहा है कि मैं जैसे ही किसी को देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने अचानक से पर्दे से गिरने लग गए। तो पेशेंट क्या कंप्लेन सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, कि पेशेंट को क्या कंप्लेंट है वो आप कैसे पता करोगे। एक पेशेंट है, उस पेशेंट अब वो किसी के सामने देखता है तो आपको लग रहा है कि उसके सामने आंखों के सामने अचानक से पर्दे से गिरने लग गए हैं। उसके आंखों के सामने अचानक से पर्दे से देखने को उसके आंखों के सामने अचानक पर्दे से गिरने लग गए, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे। एक होता है दोस्तों ग्लूकोमा, एक होता है रिटेल, एक होता है कैटरेक्ट, एक होता है ब्लीफेरेटिस। तो अगर ग्लूकोमा की बात की जाती है दोस्तों, तो ग्लूकोमा में IOP लेवल बढ़ जाता है और IOP की नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों 10 to 21 mm ऑफ Hg। IOP का मतलब होता है दोस्तों इंट्रा ओकुलर प्रेशर। और अगर जो कर्टन से गिरने लग गए, आंखों के सामने पर्दे गिरने लग गए, तो वो होता है दोस्तों आपका रेटिनल के कारण, रेटिनल डिटैचमेंट यानी आंखों के आगे पर्दे गिरना। कैटरेक्ट ये एक मोतियाबिंद की बीमारी होती है दोस्तों, ये ओपेसिटी ऑफ लेंस इसको बोलते हैं दोस्तों। और एक होता है ब्लीफेरेटिस, ब्लीफेरेटिस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपको रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। यहाँ पर दोस्तों साइकोसिस और न्यूरोसिस में बेसिक डिफरेंस पूछा गया दोस्तों। क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं उन ऑप्शन को देखते हुए आप साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस पता करेंगे दोस्तों। साइकोसिस में क्या होता है दोस्तों, साइकोसिस एक सीवियर कंडीशन होती है और न्यूरोसिस क्या होती है दोस्तों, एक लेस सीवियर कंडीशन होती है। और साइकोसिस में पेशेंट को अपनी बीमारी का पता होता है, लेकिन न्यूरोसिस में अपनी बीमारी का पता नहीं होता है पेशेंट को। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुई। साइकोसिस में पेशेंट को अपनी बीमारी का पता नहीं होता है और न्यूरोसिस में पेशेंट को अपनी बीमारी का पता होता है। और एक होती है दोस्तों साइकोसिस में जजमेंट जो होती है पेशेंट की वो आपको नेगेटिव देखने को मिलती है और न्यूरोसिस में जजमेंट आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है। और एक होता है दोस्तों साइकोसिस में इनसाइट यानी भावनाएं, पेशेंट की जो भावनाएं होती हैं वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगी। और अगर न्यूरोसिस की बात की जाए तो न्यूरोसिस में आपको इनसाइट का मतलब होता है भावनाएं, वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई दोस्तों। अगर इनको देखते हुए
यहाँ पर साइकोसिस और न्यूरोसिस की बात की जाए तो क्लिनिकल फीचर, सीवियरिटी और इनसाइट, अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, इन ऑप्शन को देखते हुए अगर हम राइट आंसर की तरफ जाते हैं तो वो होता है दोस्तों इनसाइट। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों कि आपके सामने दो पेशेंट बैठा दिए गए, या सॉरी एक ही पेशेंट बैठा दिया, आप उसको कैसे पता करोगे कि वो पेशेंट साइकोसिस का है या न्यूरोसिस का है? वो आपको इनसाइट यानी पेशेंट की भावनाएं, वो अगर पेशेंट की भावनाएं अगर नेगेटिव देखने को मिलती हैं तो वो है साइकोसिस, और अगर पॉजिटिव देखने को मिलती हैं तो वो है न्यूरोसिस। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके सामने? ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। द अर्लीस्ट कॉन्जेनिटल एनोमली डिटेक्ट इज। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि पहले जन्मजात से पहले, यानी जन्मजात से पहले विसंगति, यानी विसंगति का मतलब दोस्तों अंग भंग, जिसको हम एनोमली बोलते हैं। एनोमली का मतलब होता है अंग भंग, विसंगति वाली कंडीशन जो सबसे पहले देखने को मिलेगी। यानी क्वेश्चन ने मोटा मोटा क्या पूछा दोस्तों कि जन्म से पहले अंग भंग वाली कंडीशन आपको सबसे पहले कौन सी देखने को मिलेगी? यानी कि एब्डोमेन से जैसे ही डिलीवरी हुई और बच्चा बाहर आया, यूट्रस से जैसे ही बच्चा बाहर आया, बाहर आते ही ऐसी कौन सी अंग भंग वाली कंडीशन होगी जो एर्लीस्ट यानी सबसे पहले आपको ऊपर से ही देखने को मिल जाएगी कि इस पेशेंट को ये कंडीशन है? एक है दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर ऑप्शन डी की बात करें दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है दोस्तों? इसमें सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होता है, और सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ये आपको पेशेंट को, पहले तो पेशेंट को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस है या नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अगर ड्यूडेनियल एट्रेसिया की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों डबल बबल एक्सरे देखने को मिलता है। डबल यानी पेशेंट को आपको पेशेंट का एक्सरे करना पड़ेगा, और पेशेंट को एक्सरे करना पड़ेगा तो उसमें पेशेंट को एक्सरे कैसा मिलेगा दोस्तों? उस कंडीशन को हम नाम देते हैं डबल बबल एक्सरे। उस एक्सरे में ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है डियोडिनल एट्रेसिया। तो ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि आपको सबसे पहले तो देखने को मिली नहीं। एक हो दोस्तों स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है दोस्तों? वर्टिब्रा के निर्माण के वक्त कोई एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलती है। जब वर्टिब्रा का जो निर्माण हुआ था उसमें आपको कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिली, यानी जैसे बच्चा बाहर आया तो बच्चे को पहले आपको उल्टा करना पड़ेगा, फिर आपको उसको फील करोगे कि वर्टिब्रा में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों आपके सामने गलत होता है। एक होता है दोस्तों ऑप्शन ए, यही बचा तो राइट आंसर यही है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं। एनेनसिफेली। एनेनसिफेली का मतलब होता है दोस्तों कि ब्रेन के पार्ट की कोई कवरेज नहीं होती है, यानी जो हमारा जो ब्रेन है, जो हेड है, उसमें आपको कोई कवरेज देखने को मिलेगी, अकेला खाली आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही यूट्रस से बच्चा बाहर आता है तो बाहर आते ही आपको ये अलग से देखने को ये मिल जाएगा कि पेशेंट को ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, ब्रेन बिल्कुल खाली है। तो इसलिए राइट आंसर ज़्यादा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए। और इस तरीके का बच्चा दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1 आवर तक आपको देखने को मिलता है, उसके बाद ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। द नर्स इज परफॉर्मिंग ए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम व्हेन शी डिस्कवर ए मास, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मास वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ ए मेलिजेंसी। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहा है, और उसमें पेशेंट को थोड़ा मास यानी टाइटनेस मास उसको देखने को मिला है। तो ऐसा कौन सा फीचर्स होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो ये पेशेंट को जो ये मास फील हो रहा है, ये ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर बोल सकते हो या ब्रेस्ट कार्सिनोमा जैसे सिम्टम आ गए हैं, आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों आपके सामने? अगर ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, टेंडर टू टच, इसमें क्या होता है पेशेंट को ब्रेस्ट भारी भारी फील होता है, इसमें कोई मांस देखने को नहीं मिलता, पेशेंट को भारी भारी फील होता है। और अगर रेगुलर शेप की बात की जाए तो रेगुलर शेप का मतलब तो दोस्तों आप समझते हैं, ये रेगुलर का मतलब तो रेगुलर शेप है। एक ऑप्शन बनता है दोस्तों आपके सामने मूव अर्ली।
मूव अर्ली का मतलब होता है दोस्तों कि अर्ली मूवमेंट देखने को मिल रही है, अर्ली मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अर्ली मूवमेंट में मास का तो कोई सिम्टम है नहीं दोस्तों। एक होता है दोस्तों फ्रीम टू द टच। फ्रीम टू द टच का मतलब होता है दोस्तों कि आपको टच करने पर पेशेंट को अपनी ब्रेस्ट में हार्डनेस फील देखने को मिल रही है, यानी ब्रेस्ट हार्ड फील देखने को मिल रही है। तो इसलिए राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी। पेशेंट ने अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन किया और उसमें पेशेंट को हार्डनेस देखने को मिली, उस कंडीशन को हम बोलेंगे दोस्तों फ्रीम टू द टच, यानी टच करने पर हार्डनेस देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने क्लास नंबर 40 का, और बड़ा ही मज़ेदार दोस्तों है ये। दो क्वेश्चन दोस्तों आपको आता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें तो कोई दौरा है नहीं, कोई दोहराए नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आपको इस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हो। नेशनल प्रोग्राम RNTCP इज रिलेटेड टू विच डिजीज कंडीशन। जो दोस्तों RNTCP है ये एक नेशनल प्रोग्राम है, ये किस डिजीज को देखने के लिए बनाया गया था। ये कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आप दोस्तों 1992 के अंदर ये इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था RNTCP। RNTCP का मतलब होता है दोस्तों रिवर्स्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और तो राइट आंसर मैंने आपको फुल फॉर्म बताते ही आपको राइट आंसर मिल गया होगा दोस्तों। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी TB ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को देखने के लिए इस प्रोग्राम को किया गया था दोस्तों। और एक है दोस्तों एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब आया था दोस्तों, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था। 1987 के अंदर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को रिलीज किया गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये थी क्लास नंबर 40 आपके सामने YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 41 लेकर आएंगे जो KGMU के लिए स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। और अगर KGMU एग्जाम के रिकॉर्डिंग नर्सिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट में टाइप करके छोड़ सकते हैं, हम आपके आंसर का जवाब आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।